ओके, सो फ्रेंड्स ऐसा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ये प्राइमरीली तीन चीजों के बारे में बात करता है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आज के क्लास के बाद तुम इसके मास्टर हो जाओगे, इस पर तो कोई शक नहीं है। सीख क्या जाओगे, तुम सिखाना शुरू कर दोगे। लेकिन पहले सुन लो आप लोग, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बस तीन चीजों के बारे में बात करता है, बस उसी के ऊपर एक्ट बना दिया इन लोगों ने। वो तीन चीजें क्या है? पीएन, यहां पर बहुत बार पीएन या पी बोलूंगा, प्रोमिसरी नोट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो रहा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो रहा होगा, और फिर हो गया होगा चेक, फिर हो गया होगा चेक। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट है सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है सेक्शन 5, और चेक है सेक्शन 6, ठीक है ना। ये तीन टाइप का। अच्छा, मजे की बात पता है क्या इसके अंदर? इसके बारे में मैं मजे की बात बताऊं, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पर इस एक्ट के अंदर कहीं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड ही नहीं है। ये तो जो तीन तरीके का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो भी हमें पता लगता है सेक्शन 13 से। सोच के देखो, एनआई एक्ट का, एनआई एक्ट का यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 13 है ना, वो हमें बताता है कि तीन तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। और अब आप लोग मुझसे पूछोगे पर सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का डेफिनेशन तो बताओ। मैं आपको कैसे बता दूं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन? इस एक्ट ने ही नहीं बता रखा है। इमेजिन, तो सर कोई डेफिनेशन नहीं है इसका मतलब है? आप लिखाओगे? हाँ लिखाऊंगा। लेकिन वो किसने दिया? एक्चुअली जब किसी लॉ के अंतर्गत किसी बात का मीनिंग विद इन अ लॉ, if the meaning of any terminology is not available to us, then we look at the cases, then we look at the judges, then we look at the decisions. तो यहां पर जो है एक जस्टिस विलिस करके हैं, उन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन किया, और वो डेफिनेशन हम लोग ट्रू होल्ड करते हैं। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको क्या पता होना चाहिए कि सेक्शन 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमें बताता है तीन तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये बात, वो तीन तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है सर? प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 एंड चेक सेक्शन 6। क्वेश्चन सर, आप लोग के पास जो भी नोट्स कॉपी है या बुक है वहां पर आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Definition of a negotiable instrument as per Justice Willis. As per Justice Willis, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया मैं आपको बताता हूं, और फिर इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरे डेफिनेशन को खोल देंगे आपके लिए, है ना। हाँ सर, एनआई मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, एनआई मतलब समझ गए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी, यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप है बाय द वे, हाँ। द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन विच, द प्रॉपर्टी इन विच is acquired by, everyone pay attention, the property in which is acquired by anyone, the property in which is acquired by anyone, the property in which is acquired by anyone, the property in which is acquired by anyone who takes it in good faith, bona fide यानी कि who takes it in good faith, who takes it in good faith, who takes it in good faith, and for value, and for value, वैल्यू के बगल में लिख लेना कंसिडरेशन, वैल्यू के मतलब बगल में लिख लेना कंसिडरेशन, एंड फॉर वैल्यू कंसिडरेशन, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये इंटरेस्टिंग बात है, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम, इन टाइटल ऑफ द पर्सन
फ्रॉम हुम ही टुक इट, फ्रॉम हुम ही टुक इट। पहले एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। एज पर जस्टिस विलिस, negotiable instrument means an instrument the property in which is acquired by anyone who takes it in good faith and for value, value का मतलब consideration, notwithstanding any defect in title of the person from whom he took it। इस बात को पूरा खोल दूंगा अभी, पहले आप लोग लिखो, है ना। As per Justice Willis, NI means an instrument. अरे as per Justice Willis, NI means an instrument, the property in which, NI means an instrument. As per Justice Willis, NI means an instrument. NI means an instrument, the property in which is acquired by anyone. The property in which is acquired by anyone. The property in which is acquired by anyone. NI means an instrument, the property in which is acquired by anyone. The property in which is acquired by anyone. The property in which is acquired by anyone who takes it in good faith. Who takes it in good faith. Who takes it in good faith. फिर से, as per Justice Willis, NI means an instrument, the property in which is acquired by anyone. NI means an instrument, the property in which is acquired by anyone. NI means an instrument, the property, property का मतलब ownership, property का मतलब ownership. NI means an instrument, the property in which is acquired by anyone who takes it in good faith and for value। दो conditions है, who takes it in good faith and for value, notwithstanding any defect in the title from whom the person took it। NI means an instrument, the property in which is acquired by anyone, दो condition, who takes it in good faith and for value, notwithstanding any defect in the title of the person from whom he took it, notwithstanding any defect in the title of the person, notwithstanding any defect in the title of the person from whom he took it, notwithstanding any defect in the title of the person from whom he took it। सर यहां तक तो बात क्लियर है सर। सर अब क्या है ये बताइए आगे सर। ओके मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, ओके मैं आगे बताता हूं अब आप लोग को। कायदे से सुनना एवरीवन, कायदे से सुनना आप लोग। देखो क्या है, ध्यान से सुनना क्या है। ए, यहां पे लिख देता हूं ना, ए एक ऐसा पर्सन है जिसको, जिसने बेसिकली वाई को, कोई वाई के लिए कोई काम किया। मान लीजिए ए ने वाई को कुछ कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की। ए ने वाई को कुछ कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की, है ना। ए जो है बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं, ए जो है बेसिकली मान के चल लेते हैं एक इंटीरियर डेकोरेटर है ना। वाई को अपना घर शायद बनाना होगा, तो वाई ने उससे कुछ कंसल्टिंग ली, तो वाई ने बदले में इसको चेक दिया, वाई ने बदले में इसको चेक दिया ए को। अच्छा, ए ने तो अपना सर्विस दिया था, उसके बदले चेक लिया, तो ए ने तो गुड फेथ में चेक लिया। गुड फेथ का मतलब है सब कुछ लीगलिटी के अंदर है, और साथ साथ में ए ने बदले में कंसल्टिंग दिया, मतलब वैल्यू दिया। बाद में पता लगता है कि वाई तो जो था वो ये चेक चोरी किया था। क्या वाई का टाइटल गुड टाइटल है कि बैड टाइटल है? वाई का टाइटल बैड टाइटल है। पर अच्छा बात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या है, ए ने तो इसको कंसिडरेशन से खरीदा, कुछ किया बदले में, तब उसको ये चेक मिला, और उसने तो प्रॉपर उसके लिए गुड फेथ और प्लस कंसिडरेशन प्रोवाइड किया। तो ए का टाइटल बैड नहीं है, गुड है। ए का टाइटल गुड है। ये बात यहां पर जस्टिस वेलिस बता रहे हैं कि NI means an instrument, the property in which is acquired by anyone। तो एक का प्रॉपर्टी हो गया ये चेक। Who took it in good faith, क्या ए ने गुड फेथ में लिया? सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, क्या ए ने बदले में कुछ किया था? हाँ किया था ना, अपना कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया था। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट विथ स्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जिस पर्सन से हमने ये चेक लिया, यानी कि वाई, उसका टाइटल डिफेक्टिव था या सही था। जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में याद होगा, अगर आपने जिससे प्रॉपर्टी लिया उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो आपको क्या अच्छा टाइटल मिल जाएगा गुड्स का? आपको भी डिफेक्टिव टाइटल मिलेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन यहां पर बात उल्टा है, यहां पर है कि सामने वाले का कुछ भी टाइटल हो, जिसने आपको प्रोमिसरी नोट दिया है, या प्रोमिसरी नोट क्यों बोल रहा हूं, जिसने आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, उसके टाइटल से आपका टाइटल अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, कंसिडरेशन, गुड फेथ। बात समझ में आता है? यस सर, बात समझ में आता है। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को पूरा का पूरा
खोलते हैं अच्छे से, राइट। आइए, तो जो मैंने आपको बताया था 3 तरीके का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ वर्ड्स है, अभी कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये वर्ड्स अगर आप नहीं समझोगे ना तो क्लियर नहीं होगा। बाय द वे, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। ये देखो, द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देख लो जो मैंने आपको लिखवा दिया। However, Section 13 provides for 3 kinds of negotiable instruments: BOE, PN and check, payable either to order or bearer। तो यहां पर ना दो इंटरेस्टिंग वर्ड्स आ गया, payable either to order और bearer। तो यहां पर जो है ना एक क्वेश्चन आ जाता है इन अवर माइंड्स, सर व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज बियरर, व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज बियरर। देखो एक बात कॉमन है दोनों में, चाहे पेबल टू ऑर्डर हो चाहे पेबल टू बियरर हो, वो क्या होना चाहिए बताओ, लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, लीगल होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, पेबल टू ऑर्डर और बियरर में फर्क क्या होता है थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखो यहां पर बियरर, बियरर का मतलब है जिस इंडिविजुअल के हाथ में भी चेक है, जिस इंडिविजुअल के पास में भी वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, एक्ट वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, वो उसको एनकैश कर सकता है। जिस इंडिविजुअल के हाथ में भी वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसे एनकैश कर सकता है, बियरर, पेबल टू बियरर। और पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहला बात, अगर आप लोगों ने चेक देखा है, चेक पक्का देखा होगा, तो आप लोग देखो वहां पे लिखा है बियरर वर्ड, तो वो बियरर वर्ड को आप रहने दो, काटो नहीं, तो वो चेक बियरर चेक हो गया। अगर आपने अकाउंट पे या ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो बियरर चेक मतलब जो भी इंडिविजुअल मेंशन्ड है उसको पेमेंट मिल सकता है उस चेक का। ऑर्डर का मतलब है, आप बोल रहे हो, ऑर्डर का मतलब है, चेक पेबल टू ऑर्डर का मतलब है कि आप, अगर बैंक के केस में मैं बात करूं या किसी भी केस में बात करूं, तो पेबल टू ऑर्डर का मतलब है कि वो पैसा स्पेसिफाइड पर्सन को ही मिलेगा। या मान लो मैं एके, है ना, अब हर्ष है, हर्ष ने, एवरीवन, हर्ष ने मुझको एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, हर्ष को मुझे पैसे देने थे किसी काम के लिए। मैंने हर्ष को कहा यार एक काम कर, हर्ष मुझे रहने दे, हर्ष ये पैसे ना मुझे मेरी जगह पे ना, मेरी जगह पर एक XYZ नाम की कंपनी है, मैंने उस कंपनी से कुछ काम लिया था, उस कंपनी को पे कर दे। तो ये होता है टू द ऑर्डर, टू द ऑर्डर, कि मैंने हर्ष को कहा किसी और को पे करने, तो वो किसी और को पे किया। तो यही है, यहां पर देखो यही लिखा हुआ है, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। तो देखो ऑर्डर वर्ड, बियरर वर्ड को अगर आप काट दिए, आप चेक देखियो इसलिए चेक का रेफरेंस से बोल रहा हूं, बियरर वर्ड को आप चेक में काट दो, बस हो गया, वो ऑर्डर हो गया। या फिर आप उसमें लिख दो पे टू ऑर्डर, तो वो ऑर्डर हो गया। when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain words prohibiting its transfer, that is it is transferable by endorsement and delivery। endorsement का मतलब समझते हो क्या होता है, पहला बात तो ये समझ लेना, स्टूडेंट सोचता है सर स्पेलिंग गलत लिखा है क्या इंस्टीट्यूट के मैट में, एंडोर्समेंट तो EN से होता है भाई, IN से ओरिजिनली होता है, EN का एडेप्टेशन है कहीं किसी किताब में, वो गलत नहीं है, पर सही है IN, इंडोर्समेंट, इंडिया वाला इंडोर्समेंट, IND, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इंडोर्समेंट का मतलब बेसिकली जो होल्डर है या जो ओनर है उस चेक का, उस इंस्ट्रूमेंट का, वो उस पर साइन कर रहा है, उसको बोलते हैं इंडोर्स करना, सिग्नेचर करना। जी हाँ, अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया और आपने उसका फर्दर निगोशिएशन को, फर्दर निगोशिएबिलिटी को, फर्दर एंडोर्समेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो वो आपने बाई ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि आपने उसमें स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिख दिया है। सर बात समझ में आ गया। तो अनिगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेड टू बियरर, अगर लिखा हुआ है पे बियरर तो वो पे बियरर हो गया। और यहां पर एक चीज और लिखा है, व्हेन द ओनली और द लास्ट इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब साइनिंग, इंडोर्समेंट मीन साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको मतलब बताया है, हाँ, ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इज एन इंडोर्समेंट इन, बोलो बोलो, ब्लैंक, is an endorsement in blank, that is the person who possesses it can demand payment। अब अगर वो पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो पेमेंट डिमांड कर सकता है, वो बियरर चेक है,
मैं यही तो कहा, आपने एक चेक को साइन करके छोड़ दिया, अब मैं उसका पैसा उठा सकता हूं, तो ये एक बियरर है, बियरर चेक है, ये एक बियरर एनआई हो गया। अच्छा सर, समझ में आ गया हमें बात। तो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, यहां पर ध्यान से सुनना। पहली बात, ये राइटिंग में होना चाहिए, ये साइंड होना चाहिए, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। हाँ, मैंने आपको क्या बोला था, आप लीगल ओनर होने चाहिए इसके, क्या होने चाहिए बताओ, लीगल ओनर होने चाहिए इसके। और एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने बार भी ट्रांसफर करना आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ए ने बी को पे किया, बी ने सी के नाम पे एंडोर्स कर दिया बिल को, सी ने डी के नाम पे कर दिया, डी ने ई के नाम पे कर दिया, जितना बार चाहे ये एंडोर्समेंट पॉसिबल होना चाहिए। एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली। हाँ, यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, प्रॉमिस क्यों, क्योंकि अगर प्रॉमिसरी नोट है, सुनो ना, प्रॉमिसरी नोट है तब तो वो एक प्रॉमिस है, पर अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या वो चेक है तो वो एक ऑर्डर है। कैसे, वो अभी खोलेंगे पूरा बात को। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, है ना, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मियर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी। इसका मतलब समझ में आया आपको, आपने एक चेक लिखकर अपने ड्रॉर में डाल दिया, तो क्या आपने पे कर दिया क्या, ऐसा नहीं होता है। तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी। इसके ऊपर हम लोग सेक्शन 46 नीचे में है, हम लोग बात करेंगे, सेक्शन 46 से डील करता है ये जो है ना, निगोशिएटिंग अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सेक्शन 46 में भी आने वाला है, तब मैं बात करूंगा उसके ऊपर। ठीक है सर। तो सर अभी हमें क्या समझ में आया, एक बार अपने लोग उस डेफिनेशन को खोल के पढ़ लेते हैं। हम लोगों को सर अभी तक ये समझ में आया कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान दो ध्यान दो, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे पहले होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, नंबर टू अनकंडीशनल होना चाहिए, अमाउंट सर्टन होना चाहिए। नेक्स्ट बात मैंने आप लोगों को क्या कहा, नेक्स्ट बात मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, इट कैन बी मेड पेबल टू ऑर्डर और इट कैन बी मेड पेबल टू बियरर। अगर ऑर्डर है तो वो मेंशन करो, बियरर है तो वो मेंशन करो। अगर पेबल टू बियरर है, इसका मतलब है जो भी इंडिविजुअल का नाम लिख दोगे उसको पेमेंट हो जाएगा, जो होल्डर है ऑफ द चेक उसको पेमेंट हो जाएगा, या होल्डर ऑफ द बिल है उसको पेमेंट हो जाएगा, दैट इज बियरर। ऑर्डर मतलब जब एक स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा है और उसी के अकाउंट में पैसा जमा होगा तब उसको बोलते हैं टू ऑर्डर, या फिर किसी और का नाम लिखा हुआ है जिसको पेमेंट होगा। ठीक है, अब सुनना, सेक्शन 4 क्या कहता है, अ प्रॉमिसरी नोट। हाँ, अब यहां पर समझना, अ प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of। मैंने क्या कहा था, only to, क्या तो उस पर्सन को या वो पर्सन जिसको बोलेगा उसको, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोमिसरी नोट बनाया जिसमें मैंने कहा कि पे टू एक्स ओनली, पे टू एक्स ओनली, पे टू एक्स ओनली। अब हो सकते हैं एक्स के फादर का नाम वाई है, पे टू एक्स ओनली इफ वाई डाइज, इफ वाई डाइज। तो ऑनलाइन वालों, अब मुझे आप ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट हुआ कि नहीं हुआ, क्या लगता है आप लोगों को, अपना जवाब दीजिए, आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए, है ना। हाँ सर, नहीं 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 नहीं, गलत बोलो है, फिर से बोलता हूं ठीक है ना, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। A promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking. This is not an order, madam. This is not an order. मैंने कहा था ऑर्डर होता है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से शायद कुछ सामान खरीदा होगा कभी, ए ने शायद बी से कभी कोई सामान खरीदा होगा, तो ए अपने आप एक बिल बना रहा है या प्रॉमिसरी नोट बना रहा है जिसमें वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बी को सर्टेन अमाउंट पे करूंगा।
समझ आया? तो प्रोमिसरी नोट ऑर्डर पे नहीं बनता है, वो खुद से बनता है, जो जो पे करने वाला है वो खुद बनाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है मैडम? पेयर खुद बनाता है। फिर से क्वेश्चन पे आता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि पर जो ये पे करने का प्रॉमिस है ये अनकंडीशनल होना चाहिए। पर यहां पर ए बोल रहा है कि मैं बी को तभी पैसे दूंगा अगर वाई डाइज, इफ वाई डाइज। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कंडीशनल हो गया कि अनकंडीशनल हो गया? व्हाट डू यू से एवरीवन? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये प्रॉमिसरी नोट भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। सर आप गलत बात करते हो, आप पढ़ाते हो अनकंडीशनल और फिर कंडीशन पे आप ऐसा बोलते हो। अरे बाबा, कंडीशन तब होता है जब एक, जब ऐसा कुछ हो जाए, हम जब ऐसा कुछ हो जाए जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, पे टू बी ओनली इफ वाई डाइज। तो वाई नहीं। अभी बच्चा लोग, तुम लोग क्या सोच रहा है कि बी को तब पैसे देना जब वाई का मौत हो जाए। ये थोड़ी बोल रहा है वाई को मार दो। अरे बी को पैसा तब दूंगा, कब? जब वाई का डेथ हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि चलो वाई का डेथ एट अ अर्लियर डेट करवा दो, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है वाई का डेथ जब होगा तब बी को पेमेंट मिलेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है? मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हिस्ट्री प्रूफ क्या है कि हर कोई मरेगा। इस वजह से, इस वजह से एवरीवन, इस वजह से ये वैलिड है। पर हां, अब देखो, तुमको अगर कंडीशन जानना है तो अब यहां पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना, अब यहां पे ध्यान से सुनना। पे टू बी ओनली इफ वाई डाइज लिविंग एडिक्वेट सम ऑफ मनी। मतलब जब वाई का डेथ होता है तो वाई के पास एडिक्वेट पैसा रहे। अब देखो, ये अब हो गया, ये हो भी सकता है कि एडिक्वेट पैसा रहे, या हो भी सकता है एडिक्वेट पैसा ना रहे। तो ये तो अब कंडीशन हो गया ना, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा ही होगा, अरे अगर होगा ही होगा, अरे भाई अगर होगा ही होगा, तब वो फिर कंडीशन नहीं मानते। कंडीशन उसको मानते हैं जिसमें दोनों चांसेस पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ये वाला जो है प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। सर समझ में आ गया? टू सर्टेन सम ऑफ मनी, सम क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा पे टू बी रुपीज, प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 5,000 एंड अदर सम ड्यू। मैं प्रॉमिस करता हूं बी को कि मैं बी को 5,000 दूंगा और बाकी जो पैसे बचे हैं वो दूंगा। अरे, तो बाकी जो पैसे बचे हैं वो दूंगा का क्या मतलब होता है? अदर सम क्या है? क्लियर है क्या यहां पर? सर्टेनिटी है क्या यहां पर? नहीं, क्योंकि आपने कहा एंड अदर सम ड्यू। अरे व्हाट इज अदर सम ड्यू? अजीब आदमी हो यार तुम। सर ये बात है। जी सर बिल्कुल। तो सर हमें समझ में आ गया है। तो यहां पर जो है ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एवरीवन, यहां पर जो है ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यहां पर जो है ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडरटेकिंग भले अनकंडीशनल हो जाए, सर्टेन सम तो नहीं है ना। यस सर। अब ये देखो, यहां पर ये देखो, स्पेसिमेन 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री राम पेई। तो जिसको पैसा मिलेगा वो पेई है। जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है उसको मेकर बोलते हैं। अच्छा, जिसके नाम पे बना रहा है उसको मेकी नहीं बोलते। मेकी बोल के कुछ नहीं होता, मेकर है, मेकर ही पेयर है। अच्छा, एक बात बताओ, प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टीज हो गए? सर दो पार्टीज हो गए। एक है जो कि मेकर है, जिसको अपने प्यार से डेटर भी बोल सकते हैं, पेयर भी बोल सकते हैं, और एक पार्टी है ड्रॉई, जिसको क्रेडिटर, पेई या बियरर भी बोल सकते हैं। प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए। ये रहा देखो, मैं जो अभी केस डिस्कस कर रहा था तुमसे, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। ओहो, आफ्टर माई मैरिज विथ सी, ये सर्टेन है क्या? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो क्या ये वैलिड होगा? इनवैलिड होगा। लेकिन अब देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 ऑन डीज दैट। तो क्या ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? क्या होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो एज द डेथ ऑफ डी सर्टेन, ये अनकंडीशनल है, वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 ऑन डीज दैट प्रोवाइडेड डी लिव्स मी इनफ मनी। कंडीशनल हो गया। अब
तो यहां पर ये वैलिड नहीं है। सर हमें समझ में आ गया। याद रखिएगा, प्रोमिसरी नोट को जो इंसान प्रॉमिस कर रहा है उसका साइन उसमें होना चाहिए, और सिर्फ मनी, और वो भी सर्टेन सम होना चाहिए। ये देखो जो मैं अभी बता रहा था, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड अदर सम्स, जो अभी मैं बता भी रहा था आप लोगों को, ये सही है क्या गलत है? क्योंकि ये अदर सम्स क्या हुआ? हाँ, द मेकर एंड द पे मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। अब यहां पर एक मजेदार बात आ जाता है, पता है क्या? हमने अभी प्रोमिसरी नोट का जब डेफिनेशन पढ़ा था, तब उसमें क्या लिखा था आप लोग देखो सेक्शन 4 के अंदर, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पर अब बता दूं, ये वाला बात गलत है, हालांकि ये लिखोगे डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो। पर आप लोग अब एक बात सुन लो, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 31 हमें यह कहता है कि एक प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं बनाया जा सकता, वो खाली बैंक्स बना सकते हैं। बैंक ही खाली ऐसा प्रोमिसरी नोट बना सकते हैं जो पेबल टू बियरर हो। सर देखना चाहोगे एक ऐसा प्रोमिसरी नोट जो बैंक ने पेबल टू बियरर बनाया है? मेरे को मिला था एक बार, लाओ मैं दिखाता हूं तुमको, रुक जाओ अभी दिखाता हूं तुमको। ये देखो, अरे सर ये तो हम लोग के पास भी है, आप पैसा क्यों शो ऑफ कर रहे हैं? हाँ, पैसा शो ऑफ नहीं कर रहा, यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन के करीब लाऊंगा, यहां पर देखना, ये देखो आरबीआई गवर्नर ने खुद मुझको साइन करके दिया है। देखो लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सर्टेन सम ऑफ मनी। क्या ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है? हाँ ये प्रॉमिसरी नोट है, देखो बैंक ने साइन करके दिया मुझको। अब आप लोग समझो, ये अथॉरिटी बैंक के पास होना चाहिए कि लोगों के पास भी होना चाहिए? सिर्फ बैंक के पास होना चाहिए। इसीलिए सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई बोला, इसीलिए सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई बोला कि अब से चुप करो, अब से, अब से कोई भी प्रोमिसरी नोट और नहीं बना सकता बैंक को छोड़कर जो कि पेबल टू बियरर हो। मतलब अब जो भी प्रोमिसरी नोट बनेगा वो पेबल टू ऑर्डर ही बनेगा, क्योंकि अगर प्रोमिसरी नोट एक इंसान पेबल टू बियरर बना दे तो एक तरह से तो वो करेंसी ही हो गया। बियरर का मतलब है कोई भी आदमी उसको एनकैश कर सकता है, तब तो वो करेंसी हो गया। तब तो आपने पूरे भारत के जो 125 करोड़ लोग हैं उनको नोट छापने का अधिकार दे दिया। एक तरीके से सोच के देखो आप लोग, सब कोई प्रोमिसरी नोट इशू कर देगा। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? इस वजह से सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इस ये पावर केवल बैंक्स को दे रखा है, या गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली। और सर अब दो एक्ट्स हैं, दो अलग अलग बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मुझको बोलोगे कि सर सेक्शन 4 जो है वो तो हमें कहता है एनआई एक्ट 1881 का कि इट कैन बी मेड पेबल टू बियरर, नहीं तो फिर जो गवर्नमेंट का लॉ है, ऐसे तो सभी गवर्नमेंट का लॉ है, बट सेक्शन 31 विल बी द विनिंग लॉ, तो सेक्शन 31 माना जाएगा, सेक्शन 4 नहीं माना जाएगा। तो याद रख लो, रट लो, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। ये बात लिखा भी है इंस्टीट्यूट पे बुक में, हाँ ये रहा। ओनली द रिजर्व बैंक और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू अ प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर, जिसको प्यार से करेंसी बोलते हैं। सर हमें ये बात समझ में आ गया है सर। और एक प्रोमिसरी नोट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए, स्टैम्प्ड उसका लीगैलिटी को प्रूफ करता है, और वो इंडियन स्टैम्प एक्ट में लिखा हुआ है ना कि कैसे क्या होगा। अब आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। दीपशिका शायद आपसे अभी बात चल रहा था हमारा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ऑर्डर टू पे होता है। प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे। देखो फर्क क्या है दोनों को मैं समझाता हूं। ए ने बी को कोई सामान सेल किया था, बी को पैसे देने थे, बी ने अभी तक पैसे नहीं चुकाए, बी ने अभी तक पैसे नहीं चुकाए। अगर ऐसा सिचुएशन है दीपशिका, और बी प्रॉमिस करता है कि यार मैं पेमेंट कर दूंगा, तो बी प्रॉमिसरी नोट बना रहा है। पर अगर ए एक बिल बनवा के बी को बोल रहा है कि बी सुन, ओ बी सुन, तुमको मुझको इतने पैसे देने हैं, बी सुनना, तुमको मुझको इतने पैसे देने हैं, दैट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। A bill of exchange is an instrument which contains an unconditional order। आओ सेक्शन 4 पे आओ, इधर पे देखो सेक्शन 4 क्या बोल रहा है। Promissory note is an instrument is in writing, a promissory note is a instrument in writing containing an unconditional undertaking, मतलब promise। और यहां पर क्या है, containing a unconditional order signed by the maker directing a certain person
to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument. हाँ, यहां पे only to मतलब उस इंसान को, ऑर्डर ऑफ मतलब वो इंसान जिसको बोले उसको, या जो भी बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो, यहां पर ये पूरा वैलिड है. ये देखो ना, मिस्टर ए ड्रॉर है, मिस्टर ए ड्रॉर है, 4 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी. मिस्टर बी कौन है? पेई. मिस्टर बी कौन है? पेई. मिस्टर बी कौन है? पेई. A sum of rupees 10,000 for value received to Mr. C ड्रॉई. मिस्टर सी कौन है? ड्रॉई. देखो तीन पार्टीज है इसके अंदर. कितने पार्टीज है? तीन. ये देखो इधर, ड्रॉअर, पेई और ड्रॉई. अब मैं तीनों के बारे में आपको समझाता हूं. इधर देखो, ड्रॉअर वो इंसान है जिसके पास आप गए और बोले सुनो ना मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो ना, वो है ड्रॉअर. ए ने बिल बनाया तो ए है ड्रॉअर. ड्रॉई, ड्रॉई जिस इंसान को बोला जा रहा है कि ओ पेमेंट दो, द पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉअर टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई. और जब वो ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसी ड्रॉई को हम लोग प्यार से क्या बोलने लग जाते हैं? एक्सेप्टर बोलने लग जाते हैं. उसको हम लोग एक्सेप्टर बोलने लग जाते हैं. हिज लायबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल. एक्सेप्टर का जो लायबिलिटी है वो प्राइमरी है और अनकंडीशनल है. एक्सेप्टर का जो लायबिलिटी है वो प्राइमरी है और अनकंडीशनल है. सर समझ में आता है? और द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और हुज ऑर्डर इट इज मेड इज डायरेक्टेड टू बी पेड. पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, है ना. तो हु इज द ड्रॉअर? जो बिल बनाया. ड्रॉई जिसको पैसे देने हैं. और पेई जिसको पैसे मिलेंगे, द वन हु विल रिसीव द मनी, जिसको पैसे मिलेंगे. सर हमें ये सारी बातें क्लियर है. आइए 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 हम लोग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ते हैं फटाफट फटाफट फटाफट. चलिए सारे के सारे लोग फटाफट बिल ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. यहां पर ध्यान से सुनना. इट मस्ट बी इन राइटिंग, must contain an express order to pay. हाँ, bill of exchange must be in writing. Bill of exchange must contain an express order to pay. Order to pay must be definite and unconditional. The drawer must sign the instrument. Yes, the drawer, drawing and pay must all be certain. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसके ऊपर बिल बनाए पता ही नहीं है नाम. Some must be certain. Order must be to pay money only and it must be stamped. ये सारी चीजें वहां पर भी कॉमन थी. सर हमें समझ में आ गया. अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज काम कैसे करता है. मान लो सैम नाम का ड्रॉअर है ना. सैम ने गुड्स सोल्ड किया मिसेस रीता को. अब अगर मिसेस रीता को गुड्स मिला है तो मिसेस रीता को पे करना होगा. तो मिसेस रीता इज अ ड्रॉई, है ना. अब समझना, सोल्ड गुड्स टू मिसेस रीता. अब अगर मिस्टर सैम ने बेचा है, अच्छा, द बीओ इज डिलीवर्ड टू रीता एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर. तो ऑब्वियसली इनके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया एंड इन्होंने एक्सेप्ट किया. अब ये बन गई एक्सेप्टर. ऑन मैच्योरिटी ड्रॉअर प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉई. अब ये जो ड्रॉअर है मिस्टर सैम, मैच्योरिटी डेट पर आके मैडम को बोलेंगे मैडम पैसा निकालिए, और फिर ड्रॉअर को पेमेंट मिल जाएगा. जनरली ड्रॉअर और पेई जिसको पैसा मिल रहा होता है जनरली सेम पर्सन होते हैं. काफी बार ड्रॉअर कोई और होता है. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ना कि मान लो मैं यहां पर हूं, हर्ष मेरे पास आता है एक स्टूडेंट और बोलता है कि सर मुझे ना अंकुर से पेमेंट रिसीव करना है तो आप बिल बना दो. तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ओके. तो मैं ड्रॉर हुआ, पेमेंट हर्ष को मिलेगा, हर्ष पे ही हुआ. और मैंने अंकुर पे बिल ड्रॉ किया क्योंकि अंकुर को पे करने हैं, तो अंकुर ड्रॉई ही हुआ. जिसका पेमेंट लगने वाला है वो हो गया ड्रॉई, जिसने बिल बनाया वो हो गया ड्रॉअर, और जिसको पेमेंट मिलेगा वो हो गया पेई. सर हमें बात समझ में आ गया सर. और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? पहला बात, दोनों का डेफिनेशन. एक है प्रॉमिस, एक है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और एक है अनकंडीशनल ऑर्डर. अच्छा, इसमें प्रॉमिस है, इसमें ऑर्डर है. इसमें दो पार्टीज है, मेकर और पे. इसमें ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई है. एक्सेप्टेंस. अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस का दरकार है? अरे नहीं. क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को पे करना है वही तो बना रहा है. अरे यार, जिस पर्सन को पे करना है प्रॉमिसरी नोट के लिए, जिस पर्सन को पे करना है वही तो बना रहा है. तो एक्सेप्टेंस क्या है? वो खुद बना रहा है, इज मियर एक्सेप्टेंस. पर हां, यहां पर जिससे पेमेंट मिलने वाला है,
जनरली वो बना रहा होता है, तो एक्सेप्ट करवाना पड़ता उस इंसान से जिसको पेमेंट पे करना है, यानी कि ड्रॉई से। और मैंने आपको क्या बताया, 31 ऑफ आरबीआई एक्ट की वजह से प्रॉमिसरी नोट क्या बियरर को पेबल हो सकता है? नहीं। पर क्या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर बनाया जा सकता है? यस यस यस, द आंसर इज यस। अब हम लोग आते हैं चेक पर। एक बात बोलूंगा और टॉपिक खत्म हो जाएगा चेक का। बताऊं सच्ची, चेक खुद भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। अरे चेक खुद भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, सोचो क्यों। इसमें बस फर्क क्या हो रहा है, मान लीजिए, मान लीजिए मैं वापस से वो एग्जांपल देता हूं। मैं मुझे हर्ष को कुछ पेमेंट करना है, हाँ, मुझे हर्ष को कुछ पेमेंट करना है। अब यार मुझको अगर हर्ष को कोई अमाउंट पे करने का है, तो मैं एक चेक इशू किया हर्ष के नाम से। हर्ष जाके ये चेक मेरे बैंक को दिखाएगा या सिंपली बैंक को दिखाएगा? तो मैं बेसिकली बैंक को एक ऑर्डर दे रहा हूं ना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? ऑर्डर था। चेक भी क्या? ऑर्डर है। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं बैंक को, तो यहां पर बैंक कौन हो गया? ड्रॉई। तो अच्छा, तो चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इज ड्रॉन ऑन हुम, नॉट एनी अदर पर्सन बट ड्रॉन ऑन द बैंक। क्योंकि चेक का पैसा हमेशा किसको पे करना पड़ता है? बैंक को पे करना पड़ता है, टू अ सर्टेन पर्सन। Oh, so a check is a bill of exchange drawn on a specified banker. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise. Then on demand. हाँ, अब यहाँ पर दो नए वर्ड्स आ गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो है आप लोग फंसते हो, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर दो बातें, यहाँ पर ध्यान से सुनना, दो बातें। And it includes the electronic image of a truncated check and the check in electronic form है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर इसमें क्या फर्क होता है, क्या मतलब होता है, थोड़ा बताएंगे क्या प्लीज? चलो ठीक है, बताता हूं। तो तीन तरीके के चेक हो गए। एक फिजिकल चेक, ओ एक फिजिकल चेक जो आप लोगों ने देखा है, उसको छोड़ के और दो चेक है। तो इसमें लिखा है एंड इट इंक्लूड्स, and it is not only this two, and it includes the, और एक था फिजिकल चेक, and it includes the electronic image of a truncated check and the check in electronic form। पहले समझो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या हुआ। अरे वो डिजिटल चेक, अब क्या है ना, पेपर और ये सब चीज बचाने के लिए और डिजिटलाइज करने के लिए अब क्या हो गया है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू या अपना ऑनलाइन पोर्टल यूज करोगे बैंक का, तो आप चेक बना सकते हो। क्या कर सकते हो? आप लोग चेक बना सकते हो। एवरीवन, आप लोग चेक बना सकते हो। और ये जो चेक है, हेलो, जो आपने चेक बनाया है, आपने ये जो चेक बनाया है, आप ऑनलाइन ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें फिजिकल कोई काम ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर पर अब ये क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, ये क्या होता है? ये नहीं पता हमें सर। आओ अभी मैं बताता हूं आपको क्या होता है ना। मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, आप लोगों का किसी का अकाउंट एचडीएफसी में है। अब आप सोचो, एसबीआई के पास ऐसा बहुत सारा चेक आता होगा जिसका पेमेंट एचडीएफसी को मिलना है। नहीं समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे आप लोगों को 50,000 पे करना है, हाँ। मान लीजिए मैंने दीपशिका को कहा कि यार दीपशिका, मैं आपको 50,000 रुपए पे करूंगा। अब मेरा अकाउंट तो एसबीआई में है, दीपशिका का अकाउंट किस में है? एचडीएफसी में है। तो अब जब दीपशिका एचडीएफसी में चेक जमा करेगी, तो एक तरीके से एसबीआई के पास चेक जाएगा कि भैया एचडीएफसी को पे करो। ऐसा उल्टा भी तो होता होगा, एचडीएफसी के पास भी बहुत चेक आते होंगे जो एसबीआई को पे करना है। लेकिन आप लोगों को पता है कि क्या ये लोग सच में एक दूसरे को पेमेंट करते हैं? नहीं। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स याद है तो आपको याद होगा कि यहां पर आरबीआई एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? क्लियरिंग हाउस की तरह। तो आरबीआई क्या करता है? दोनों का हिसाब सेटल करता है। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई को एचडीएफसी को 15 लाख देने थे, और है ना, या एसबीआई को मिलने थे और पे करने थे 10 लाख, तो हिसाब तो सिर्फ 5 लाख का बचा ना। तो लेकिन आरबीआई ये हिसाब कर सके, इसके लिए अब बैंक्स को, दोनों बैंक्स को, एसबीआई को और एचडीएफसी को, आरबीआई के पास ये चेक जमा करना होगा। तो ये बैंक्स क्या करते हैं, शाम के वक्त इन्हीं चेक्स को काट के, फाड़ के
इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है वो आरबीआई के पास पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। तो ये जो चेक का इमेज गया आरबीआई के पास, क्या ये चेक नहीं है क्या? ये भी चेक है। यहां पर ये लिखा हुआ है, हालांकि इतना डेप्थ में जाने का दरकार नहीं था, पर बता दिया, ठीक है। तो यहां पर समझना, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बोलो बोलो बोलो, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल otherwise than on demand, अदरवाइज देन ऑन डिमांड। सर इसका मतलब ही नहीं समझ में आया, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अरे यार, आशीष केडिया ने, मैंने दीपशिका को चेक इशू कर दिया, दीपशिका घर जाके सो गई, वो कभी बैंक के पास चेक जमा ही नहीं की, तो क्या बैंक पेमेंट कर देगा क्या? वही लिखा हुआ है, अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो जब तक बैंक को चेक नहीं दोगे बैंक पे नहीं करेगा, ये यहां पर लिखा हुआ है, अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन electronic form. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable, and not expressed to be payable otherwise than on demand. अगर आपने चेक जमा नहीं किया आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। एंड इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बूम, हो गया। सर हमें ये बात समझ में आ गया, ये रहा चेक। अब आगे सुनना, पार्टीज टू अ चेक, इसमें भी तीन ही पार्टीज है, ड्रॉर। पर एक चेक के केस में ड्रॉई हमेशा कौन होगा? एग्जैक्टली, ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। क्या बात है सर, एकदम सही बात सर। चेक होने के लिए सारा बिल ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, मतलब वैलिड सम होना चाहिए, जो पार्टीज है वो सर्टेन होने चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड, मतलब आपको बकायदा चेक बैंक के पास लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था, दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स होता है सेक्शन 13 के अंदर, बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक, मैंने बोला था ना किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, और वेयर द नेम ऑफ पेई स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर, और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी निगोशिएटेड बाय मियर डिलीवरी। तो मतलब आप अगर किसी को खाली ये चेक दे दोगे अपना साइन करके, या सिर्फ चेक दे दिए, तो वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है। पर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेबल टू अ पर्सन, आपने नाम लिखा उस पर्सन का या उसका ऑर्डर लिखा, और सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी निगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जब आपने किसी का नाम लिख दिया है चेक पर, हेलो, जब आपने किसी का नाम लिख दिया है चेक पर, जब आपने किसी का नाम लिख दिया है चेक पर, किसी का नाम नहीं लिखा है तो फिर ठीक है, फिर इंडोर्समेंट का भी दरकार नहीं है। पर अगर आपने चेक पर किसी का नाम लिख दिया या उस पर किसी का नाम लिख दिया है कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, तो अब आपने नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया है कि पे टू हर्ष, तो मुझे यहां पर साइन भी करना पड़ेगा, तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों दरकार है। फिर सर समझ में आ गया? तो सिंपल भाषा में बात को खत्म करूं, ये बात नीचे लिखा हुआ है, एक बार चल के फटाफट निपटा दूं। सेक्शन 46, एक बुक, एक वो बनाया हुआ डायग्राम, ये रहा, ये रहा, निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मैं बता रहा था ना आप लोगों को, ये रहा, ये रहा, देख लो। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। जो मैंने बताया आपको कि अगर एक प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, अगर पेबल टू बियरर है तो इसका निगोशिएशन मतलब इसका ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? जस्ट बाय डिलीवरी। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। सर इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल डिलीवरी? फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे वही एग्जाम्पल वो कंटिन्यू करते हैं। मैंने अगर हर्ष को हाथ में चेक दिया कि ले भाई हर्ष चेक ले, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। पर मैं एक दिन पे करने गया और हर्ष नहीं था, हर्ष का एजेंट वहां बैठा था, हर्ष का कोई ऑफिस स्टाफ बैठा था जो कि ड्यूली ऑथराइज्ड है, मैंने उसको पे कर दिया, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नीचे लिखा हुआ है ये बात, नीचे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। खैर जो मैंने बताया वो अपने को क्या है उसमें लिखना है वो रीड कर लेना, समझ में आ गया। और अगर 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 पेबल टू ऑर्डर है तब वहां पर सिर्फ डिलीवरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे उसको साइन भी करके देना पड़ेगा, आई शुड ऑल्सो साइन दैट, तब वो वहां पर निगोशिएट होगा, तब वो वहां पर निगोशिएट होगा। तो अगर बियरर चेक है, चेक की क्यों बोल रहा हूं, बियरर चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, अगर बियरर है, अगर
बियरर है, बोलो, अगर बियरर है, अगर बियरर है, तब वो कैसे ट्रांसफर होगा? बाय डिलीवरी, चाहे वो एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। पर अगर वो पेबल टू ऑर्डर है, तब उसमें डिलीवरी भी चाहिए और इंडोर्समेंट भी चाहिए। तब उसमें डिलीवरी भी चाहिए, इंडोर्समेंट भी। फिर से बोल रहा हूं, अगर बियरर है तो उसको निगोशिएट करने के लिए, उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए डिलीवरी इनफ है। पर अगर पेबल टू ऑर्डर है, तब दोनों चीज का जरूरत है, साइन भी करना पड़ेगा, इंडोर्समेंट भी, और प्लस डिलीवरी भी। लर्न कर लीजिएगा ये बात को, ये बात याद रहे ना जाना चाहिए। यस सर, बात समझ में आ गया सर? यस सर, बात समझ में आ गया। ओ, और ये रहा जो मैं बोल रहा था, सेक्शन 46, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, और जो उसका लैंग्वेज का बात कर रहा था, ये रहा, देख लो, इधर देख लो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क और सर्वेंट ऑफ द इंडोर्सी। सर समझ में आ गया सर, हमें समझ में आता है सर, सर समझ में आता है सर। अब आते हैं दो इंस्ट्रूमेंट्स पर, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एक बात को शॉर्ट में खत्म करूं क्या? बात को शॉर्ट में खत्म करूं, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं, और जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। फिर से बोल रहा हूं, तुमको मैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूं, और जो इनलैंड नहीं होगा वो तुम समझ लेना वो फॉरेन है। पहले मैं तुमको इनलैंड पढ़ाता हूं, फिर तुम देख लेना फॉरेन क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में, सेक्शन 11, कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक इंडिया में ड्रॉ हुआ है या इंडिया में बना है? कहां ड्रॉ हुआ है? इंडिया में बना है। एंड, अब मैंने क्या बोला, सुनो, एंड दोनों में से कुछ भी एक हो, बना कहां पर है? अरे बना कहां पे है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बना कहां पे है? इंडिया में। बना कहां पे है? इंडिया में। लेकिन, लेकिन लेकिन दोनों में से एक होना चाहिए इनलैंड बोलने के लिए। पेबल भी इंडिया में हो, या उस इंसान के ऊपर बनाया गया है वो, इट इज ड्रॉन ऑन, मतलब जो ड्रॉई है, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, वो इंसान रेसिडेंट इन इंडिया है। दोनों में से एक चीज होना चाहिए, क्या तो पेबल इन इंडिया है, या तो जो ड्रॉई है वो रेसिडेंट इन इंडिया है। अगर है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। और इन इस केस को जो भी फॉलो नहीं कर रहा हो, इस केस का कोई भी एक कंडीशन वायलेट हो जाए, खत्म हो गया, निकल लो यहां से, तुम जो है वो एक तरीके से बेसिकली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो। सर कुछ केसेस बताइए, इधर देखिए सर, मेड इन कोलकाता, पेबल इन मुंबई, क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है? हाँ ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है? हाँ ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। A bill drawn in Varanasi, made in India, on a person resident in जोधपुर। अब ये भाई कहां रहता है, हमको क्या करना है जान के? इनलैंड है। अ रेसिडेंट ऑफ आगरा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा, बस हो गया खत्म। अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई ऑन बी, अ मर्चेंट इन मथुरा, हो गया खत्म सर, हो गया खत्म सर। आगे मुझको पढ़ना ही नहीं है क्या है? नेक्स्ट, इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन्ड, अब वो सब तो क्या है, हाँ, एक याद रखना, एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर इनलैंड है, फिर उसके बाद वो कहीं भी एंडोर्स हो जाए, कोई बाहर की कंट्री में एंडोर्स हो जाए। मान लो आप लोग फ्रांस चले गए, बिल इनलैंड ही था, तो वो फ्रांस जाने के बाद भी बिल इनलैंड ही रहेगा। सर हमें बात समझ में आता है। तो फिर से इनलैंड होने का कंडीशन एक बार सर आप डिस्कस कर लेते तो अच्छा रहता। सबसे पहला, नॉन निगोशिएबल, मेड इन इंडिया, हो गया, प्यारा इंडिया, हो गया। अभी इसके बाद दो में से एक चीज, अब इसमें दो में से एक चीज है, इसमें दो में से एक चीज कुछ भी कर लो, जिसमें से दो में से एक चीज कुछ भी कर लो, खुश हो जाओ। क्या तो, क्या तो पेबल इन इंडिया है, क्या तो पेबल इन इंडिया है, या फिर ड्रॉई इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, बस खत्म। दोनों में से एक चीज होना चाहिए। इसमें और है, ये तो होना ही चाहिए, ड्रॉन इन इंडिया होना ही चाहिए। समझ में आता है? क्या तो पेबल इन इंडिया हो, या ड्रॉई इज अ रेसिडेंट इन इंडिया हो, वो फिर आपका काम बन गया है सर। और जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है, जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉरेन है। सर हमें सर बात समझ में आता है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ,
Inchoate and ambiguous instrument. Inchoate and ambiguous instrument. Oh my God. Oh my God. Inchoate and ambiguous. Inchoate. 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 एक्चुअली ये नाम कैसे पढ़ा मैं आपको बताता हूं. बताता हूं मैं आपको नाम कैसे पढ़ा. ऐसा है कि मेरे फैमिली में एक छोटा 2 साल का बच्चा है. मैंने उसको बोला कि इनकम्प्लीट बोल. इनकम्प्लीट. वो इनकम्प्लीट बोलने गया और मुंह से उसके इनकोएट. इनकोएट बच्चा है, कितना ही बोलेगा 2 साल का. वो निकल गया. इससे नाम पड़ा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. सर क्या ये सच है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. पर लॉजिक. हाँ. इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को ही इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. ओ. इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को ही इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है किसी भी रिस्पेक्ट में. एग्जांपल दूं. मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया. ब्लैंक चेक है, मतलब उसमें ना अमाउंट मेंशन्ड है ना नाम मेंशन्ड है. वो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है. उसको बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. पहले इन. अच्छा. और याद रखना एम्बिगुअस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि मैं बताऊंगा, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इनकोहेट समझ लो. इनकोहेट समझ लो तुम अच्छे से. इनकोहेट समझ लो अच्छे से तुम, वरना धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ. ये देखो इधर पे आओ पढ़ते हैं. इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स. अब उसमें चाहे अमाउंट नहीं लिखा है, पेही का नाम नहीं लिखा है. द ड्रॉर मेकर एक्सेप्टर इंडोर्सर में साइन एंड डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन, leaving the instrument either wholly blank or having written on it the word incomplete. अच्छा. 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 बाय द वे, यहां पर अब एक सवाल उठता है. उस बात को समझाने के लिए मुझे अब आपको 2 वर्ड्स समझाने पड़ेंगे. बोलो क्या? बोलो क्या? एक है होल्डर, मतलब समझ लो भाई, टाइम पास मत करो तुम. और एक है होल्डर इन ड्यू कोर्स. अरे बोलो ना. एक है होल्डर और एक होता होल्डर इन ड्यू कोर्स. दोनों के बारे में एक कॉमन चीज पता है क्या? होल्डर किस चीज का होल्डर? बल्ब का होल्डर नहीं. होल्डर ऑफ एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. दोनों में एक चीज कॉमन है, ये लोग दोनों लीगल है. लीगल होल्डर्स है. सर फिर फर्क क्या होता है? देखो, ज्यादा सुप्रीम कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स. ज्यादा पावरफुल कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स. पर फर्क बताओ ना सर. ओके सॉरी. इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना. होल्डर इन ड्यू कोर्स वो इंसान है जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है. जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है क्योंकि उसने बदले में कोई कंसिडरेशन पे किया है, उसने बदले में कोई गुड्स या सर्विस रेंडर किया है, इसलिए. पर एक होल्डर कौन होता है? जिसको गिफ्ट में, चैरिटी में कुछ मिला है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो होल्डर है. सर नहीं समझ आता सर. पहले होल्डर और होल्डर. सर पर आप अचानक से ये क्यों पढ़ाने लग गए? आप भूल गए क्या? आप इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहे थे. अरे रुको, सब्र करो, सब समझ आएगा. आओ होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स सिंपल में खत्म करता हूं. इधर देखो, मैंने यार आपको पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाया लॉ. मैंने आपको लॉ पढ़ाया, ठीक है. आप लोग, ये हो आप लोग. आप लोग ने मुझे यार बदले में चेक इशू किया. एग्जाम्पल देता हूं. एग्जाम्पल देता हूं. क्या मैंने कंसिडरेशन दिया? हाँ. मैंने बदले में पढ़ाया ना आपको. तो ये जो चेक का मैं होल्डर हूं, या आपने मेरे नाम पे बिल ड्रॉ किया कि आप मुझे पे, प्रॉमिस ड्रॉ किया कि आप मुझे पे करोगे, तो उस केस में मैं हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब मैंने क्या किया? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा कि भाई एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो बच्चा जो है परफॉर्म भी अच्छा किया, और उसको थोड़ा फाइनेंशियल नीड भी था. तो मैंने ये चेक उसको एज अ गिफ्ट दे दिया, एज अ स्कॉलरशिप दे दिया. ये बच्चा कौन हुआ? होल्डर हुआ. बात को समझा रहा हूं मैं आपको. तो याद रखना, याद रखना, होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में फर्क होता है. या अगर इस बच्चे को केस को हटा दो, क्योंकि इसमें फिर एक गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर बताना पड़ेगा, तो छोड़ दो. एक और केस बताता हूं. वहीं पर मुझे मेरे ग्रैंडफादर से एक 50,000 का इनहेरिटेंस मिला, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ, ये मुझे मिला.
तो यहां पर मैं कौन हुआ बोलो? होल्डर, क्योंकि मैंने बदले में तो कुछ किया नहीं, तो मैं होल्डर। तो देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर दोनों में एक चीज कॉमन है, ये लोग दोनों लीगल ओनर्स है। ये लोग जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहे हो वो लोग लीगली होल्ड कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें इलीगल एलिमेंट इन्वॉल्व है। पर बात समझ में आता है ना सर? समझ में आता है ना? राइट सर। अब मैं आपको समझाता हूं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्यों इतना कुछ मैंने आपको समझाया। आओ अब एक्चुअली लायबिलिटी की बात है। किसकी बात है बताओ? लायबिलिटी की। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो इनकम्प्लीट है किसी भी रिस्पेक्ट में। अब आओ मैं एक बात करता हूं, ध्यान से सुनना। यार ऐसा है, एवरीवन, मान लो, एवरीवन पे अटेंशन, मान लो मेरी शादी होने वाली है। बात समझना, मान लो मेरी शादी होने वाली है। मैं बोला यार शादी में ना विक्की कौशल को बुलाएंगे, डांस करेगा वो। ठीक, मैंने विक्की कौशल से बात किया। मैं बोला विक्की भाई बताओ कितना पैसा लोगे? विकी कौशल बोला यार एग्जैक्ट अमाउंट मैं बोल दूंगा उसी दिन, लेकिन मान के चलो 2 करोड़ तक लग जाएंगे, क्योंकि मैं अपने साथ पूरा टीम लेकर आता हूं। विकी कौशल ने मेरे को ऐसा कहा। मैं बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना झमेला क्यों करते हैं? तो मैंने विकी कौशल के नाम पर जो है, विकी कौशल को मैंने चेक दे दिया। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा। ये देखो, विकी कौशल को मैंने चेक दे दिया, मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा, देख लो। पर मैंने विकी कौशल को बोल दिया 2 करोड़ तक जो भी अमाउंट है वो लिख लेना, 2 करोड़ तक, क्योंकि 2 करोड़ का बात हुआ था। मैंने अमाउंट नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, 2 करोड़ तक मैंने बोला। अच्छा, विकी कौशल क्या किया? विकी कौशल का एनिवर्सरी आ रहा था, उसने कटरीना को चेक गिफ्ट कर दिया, ये वाला चेक गिफ्ट कर दिया। अच्छा, अभी कटरीना इस चेक में 4 करोड़ लिखी, 4 करोड़ लिख दी। कटरीना ने इस चेक में क्या किया? 4 करोड़ रुपया लिखा। तो अब सवाल ये है कि क्या कटरीना 4 करोड़, क्या कटरीना, एवरीवन, सवाल ये है कि क्या कटरीना 4 करोड़ रुपीस, एवरीवन, क्या कटरीना 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ रुपीस जो है वो चेक से विड्रॉ कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी, क्योंकि बात कितने का हो रखा था? अप टू 2 करोड़ का हो रखा था। यहां पर विक्की कौशल कौन हुआ? होल्डर इन ड्यू कोर्स। और कटरीना क्या हुई? बस होल्डर। रुक जाओ, ये केस समझ आया? ये केस समझ में आया? अब डेप्थ में चलते हैं, आओ। सेकंड केस, मैंने 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 चेक बनाया अप टू 2 करोड़ का, वही मतलब मैंने चेक में कुछ अमाउंट नहीं लिखा, फिर से सब कुछ सेम। मैंने विक्की कौशल को दिया ये चेक। हाँ, अभी विक्की कौशल ने ये चेक जो है, एवरीवन, ये चेक जो है वो गिफ्ट किया कटरीना को, और इस बार कटरीना ने 2 करोड़ रुपया लिखा चेक पर। सेकंड केस, क्या कटरीना कैफ को 2 करोड़ मिल जाएगा? हाँ। एक होल्डर एक होल्डर को उतना ही अमाउंट लिखने का परमिशन है एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में, जितना डिस्कशन के समय स्पेसिफाई हो गया था। पर अब रुको, अभी रुको। थर्ड केस, मैंने क्या कहा? अच्छा, हर चेक में एक स्टैंप अमाउंट होता है, स्टैंप पेपर भी लगाना पड़ता है बड़ा अमाउंट के लिए, ठीक है? तो मैंने यार कहा कि विकी कौशल ठीक है भाई, 2 करोड़ तक क्या है तुम लिख लेना। और मैंने क्या किया, लेकिन स्टैंप लगा दिया। चेक में स्टैंप भी लगता है, स्टैंप अलग अलग वैल्यू का होता है, तो मैंने जो स्टैंप है वो 5 करोड़ तक का लगा दिया था। मैंने कहा क्यों टेंशन ले, स्टैंप 5 करोड़ का मैंने लगा दिया। अब मैंने विकी कौशल को ये दे दिया चेक। विकी कौशल ना कटरीना से एक मूवी में काम करवा रहा था, तो बदले में विकी कौशल ने कटरीना को यही वाला चेक दे दिया। विकी कौशल कटरीना से मूवी में काम करवा रहा है, कटरीना को दे दिया। अच्छा, कटरीना ने चेक में लिख लिया 5 करोड़।
क्या कटरीना को 5 करोड़ मिल जाएगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। अब सुनो, रुक जाओ, अब सुनो। क्योंकि स्टैम्प पेपर पे 5 करोड़ लिखा था, लेकिन सर बात तो 2 करोड़ का हुआ था। हाँ, एक होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में यही तो फर्क है। ऐसे और भी फर्क है, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स जितना स्टैम्प पेपर पे परमिसेबल अमाउंट है वहां तक ड्रॉ कर सकता है। बात कितना हुआ वो अलग है, पर एक होल्डर उतना ही ड्रॉ कर सकता है जितना का बात हुआ है, उससे बियॉन्ड का होल्डर ड्रॉ नहीं कर सकता। सर ये बात लिखा हुआ है क्या इतना डेप्थ में? हाँ आओ, 2 लाइनों में कितना कुछ छुपा हुआ है। 2 लाइनों में इतना कितना कुछ छुपा हुआ है, यहां पर ध्यान से सुनना। इधर देखो, द होल्डर ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। याद करो जब कटरीना को गिफ्ट मिला था, ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड। याद करो इंटेंडेड टू बी पेड कितना था? 2 करोड़ रुपया था। तो कटरीना 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इसमें नहीं भर सकती। पर सेकेंड केस, द होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब कटरीना को मूवी का काम मिला, यस और नो, कैन हाउएवर रिकवर एनी अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय द स्टैंप अफिक्स्ड। तो बात क्या हुआ फिर? वो इरेलीवेंट है। स्टैंप पेपर में 5 करोड़ तक का परमिशन है, वो ड्रॉ कर सकती है। आ, सर समझ में आ गया। तो ये था इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, ये था इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट फालतू है, ये पुराने टाइम पे था। एक्चुअली एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना, जब पता ही नहीं है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का प्रोविजन सिंपल में समझाऊं, जब पता ही नहीं है कि एक इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों को ये समझ नहीं आता था, ड्रॉर कौन, ड्रॉई कौन, मेकर कौन, मेकी कौन, इतना झमेला नहीं समझ आता था। तो एक बिल रहता था, लॉ ये बोलता है। अच्छा, अब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रोमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। लॉ ये बोलता है कि जो होल्डर है ये उसके ऊपर है, उसके मर्जी है, उसकी मर्जी है। वो अगर प्रोमिसरी नोट मान मान रहा चाह रहा है, प्रोमिसरी नोट मान ले। वो अगर इसे बिल ऑफ एक्सचेंज मानना चाहता है, वो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले। पर जो मान लिया उसके बाद आगे बढ़ जा, पीछे मुड़ के मत देखना। अब ये मत सोचना कुछ आगे बढ़ के कि काश इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोले होते। अब पीछे मत देख, वापस सर इधर कर, पीछे मत देख। ओ, वेर एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्टिट्यूट आइदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब प्रोमिसरी नोट भी माना जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी माना जा सकता है। तो होल्डर में एट हिज इलेक्शन, होल्डर की मर्जी है, सेक्शन 17 बोलता है तेरे को जो मानना है मान। लेकिन जो मान लिया उसको अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करना। देंस फॉरवर्ड, देंस फॉरवर्ड का मतलब समझ में आता है क्या? एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है हेंस फॉरवर्ड। यहां सालों ने लिखा है देंस फॉरवर्ड, इसका मतलब है इसके बियॉन्ड। अब कभी भी पीछे मत देखना। ओ, अच्छा, अंडरस्टूड सर। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। याद है ना फॉरेन बिल क्या होता है? जो क्या तो मेड इन इंडिया नहीं है, जो क्या तो मेड इन इंडिया नहीं है, या फिर जो पेबल आउटसाइड इंडिया है, या और जिसका रेसिडेंट भी आउटसाइड इंडिया है। अब ऐसे केसेस में लायबिलिटी ऑफ अ बिल कहां होता है? फॉर एग्जाम्पल, ए रहता है इंडिया में, उसने बी के ऊपर एक चेक बनाया। क्या बनाया? बी के ऊपर एक बिल बनाया या चेक बनाया, जो कि रहता है यूएस में। बी ने सी के ऊपर चेक बनाया जो कि रहता है, अरे हट, अरे भाई हटा, ठीक है, जो कि रहता है फ्रांस में। इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जो जहां रहता है वहां की लायबिलिटी उस कंट्री की लायबिलिटी होगी। उस कंट्री में जो लॉ फॉलो होगा वो, ये देखो, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इधर देखो, द लायबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉर ऑफ फॉरेन प्रोमिसरी नोट इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट वाज मेड। तो फॉरेन बिल के केस में लायबिलिटी, जिस कंट्री में तुम रह रहे हो उस कंट्री का लॉ के अनुसार लायबिलिटी। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। अब यहां पर ध्यान से सुनना, लास्ट सेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, सेक्शन 138। सर, सर सेक्शन 138, सर ये क्या होता है सर? दोस्तों ये सेक्शन कब लगता है? सेक्शन 138 कब लगता है? जब चेक डिसऑनर हो जाए। क्या हो जाए सर? जब चेक डिसऑनर हो जाए। सर मतलब, आपने किसी को चेक दिया, चेक के थ्रू पेमेंट किया। जिस दिन वो पर्सन चेक का अमाउंट विड्रॉ करने गया, पता लगा कि आपके बैंक में सफिशिएंट फंड्स ही नहीं थे,
या आपने बैंक को स्टॉप पेमेंट कह दिया था, बैंक को आपने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया था, या आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जितने का आपने चेक बनाया था। इसको बोलते हैं चेक का डिसऑनर होना, चेक का डिसऑनर होना। हाँ, यहां पर समझना समझना समझना, तब ये सेक्शन 138 लगता है, तब सेक्शन 138 लगता है। अब यहां पर सुनना, पहले ध्यान दो, सुनना ध्यान दो, सुनना। सेक्शन 138 के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, और अगर 138 का वायलेशन हुआ तो क्या होगा, सुनते चलो बात को। पहला बात, सेक्शन 138 तब वैलिड है जब आपने चेक को वैलिडिटी पीरियड में प्रेजेंट किया हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैंने मान लो, आज मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं 18 दिसंबर है, मान लो आज 18 दिसंबर है, ठीक है। मैंने आज 18 दिसंबर को एक चेक बनाया। चेक का डिसऑनर तब माना जाएगा जब आपने चेक के 3 महीने के अंदर, पहला बात, अगर आपने 3 महीने के अंदर, पहले आपने 3 महीने के अंदर ही चेक बैंक में प्रेजेंट कर दिया कि बैंक मुझे पैसा दो, कर दिया। अब यहां पे ध्यान दो, सुनना। लेकिन आपने चेक को बैंक को दिया, बैंक ने आपको 20 दिसंबर को बताया कि आई एम सॉरी बाबू, पेमेंट नहीं करेंगे। आप बोले बैंक को क्यों? बैंक ने कहा कि यार दो बातें हैं, दोनों में से कुछ भी हो। क्या तो आपने बैंक को स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन पास कर दिया था, फॉर एग्जांपल ए ने बी के नाम पे चेक इशू किया था और ए ने बैंक को बोल दिया था स्टॉप पेमेंट, तो वो भी डिसऑनर माना जाएगा, वो भी डिसऑनर माना जाएगा। या फिर ए के अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे, तब क्या होगा रूल। अब बी क्या करेगा, ये तो धोखा हो गया। अब बी क्या करेगा, जिस दिन बी को ये पता चला बैंक से कि तुम्हारा चेक बाउंस हो चुका है, बी विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, 30 दिन के अंदर बी ए को नोटिस देगा कि सुनो भैया, तुम्हारा वो चेक तो एक्सपायर हो गया, उससे मेरे को पेमेंट नहीं मिला, विद इन 30 days। और अब ड्रॉर का अब मुझे पता लग गया आज, यानी कि ए को पता लग गया। अब ए का जिम्मेदारी है कि 15 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर वो पेमेंट करे। तो तीन बातें हैं, सेक्शन 138 लगाने के लिए तीन बातें हैं। फिर से बोलता हूं, ए ने बी को चेक इशू किया। अब 138 कब लगेगा, जब तीन बातें हो। पहला बात, बी बैंक के पास चेक वैलिडिटी पीरियड में लेके गया, मतलब चेक एक्सपायर नहीं हुआ है, 3 महीना अभी क्रॉस नहीं हुआ है डेट का, वैलिडिटी है। अब जैसे बी को पता लगा कि चेक डिसऑनर हो गया है मेरा, बी ने विद इन 30 डेज ए को नोटिफाई किया कि भैया आपका चेक का पेमेंट नहीं हुआ है, और ए को विद इन 15 डेज ये हिसाब ठीक करना पड़ेगा और पेमेंट अपना क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये तीनों में एंड में ए ने पेमेंट क्लियर करने में फेल कर दिया, तो अब केस हो गया, अब केस हो गया, अब हो जाएगा केस। और अब क्या होगा, सच पर्सन शैल बी हैव डीम्ड टू कमिटेड एन ऑफेंस। ए ने ऑफेंस कमिट कर लिया और पनिशेबल होगा विथ इंप्रिजनमेंट अप टू 2 साल, 2 साल जेल, या फिर फाइन जो कि चेक का अमाउंट का डबल, या फिर दोनों लग सकता है। तो 138 बड़ा खतरनाक सेक्शन है, कभी किसी का चेक का पैसा मत मारना। क्या फाइन है, 2 साल का जेल, या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, या दोनों। सर हमें समझ में आ गया, हाँ हमें सर समझ में आ गया, ध्यान से सुनना। लेकिन याद रखना 138 में एक और चीज है, 138 लागू होने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 138 में वो केसेस कवर्ड नहीं है जहां पे आप चेक किसी को गिफ्ट या डोनेशन दे रहे हो। ये तभी एप्लीकेबल है जब दिस चेक इज इशूड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और एनी लायबिलिटी। आ मतलब मान लो मैंने हर्ष को चेक दिया, मैंने कहा यार हर्ष को ऐसे ही ऐसा गिफ्ट दे दिया, हर्ष बोला अच्छा भैया मेरे को 138 सिखाया, हम भैया पे ही 138 लगा देगा, नहीं लगा पाएगा।
क्यों? क्योंकि मेरा हर से कोई उधार थोड़ी था जिसको मैं चुका रहा था। अच्छा, सर समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर 138 लग गया तो अब वो होल्डर का जिम्मेदारी है, मतलब मेरा जिम्मेदारी है ये प्रूफ करना कि ये जो चेक था, पहला बात तो कोई उधार था ही नहीं, या फिर ये चेक तो गिफ्ट की तरह था। अब ये मुझ पर आ जाएगा एक बार मुझ पे 138 लगा तो। ये रहा, वेर अ चेक इज डिसऑनर्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, कोर्ट मान लेगा कि जिसने मेरे पे केस किया वो सही है, अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर फॉर दैट। तो चेक, कोर्ट उसका ही साथ देगा कि जिसके पास चेक है वो तो कोई डेट को चुकाने के लिए ही उसको ये चेक मिला है। कोर्ट अब आपके ऊपर है जिसने चेक इशू किया। मान लो ए ने रियल लाइफ में बी का बर्थडे के लिए दिया था चेक, पर बी ने केस लगा दिया उसके पीछे। अब ए का जिम्मेदारी है ये प्रूफ करना कि ए का कोई उधार था ही नहीं बी से, ए का बनता ही नहीं है कोई डेट चुकाना। और अगर डेट नहीं है, डेट के बिना कोई रीजन है, तो फिर 138 का पावर नहीं है, 138 खत्म, नेस्तो नाबूत हो जाएगा। पर वो प्रूव ए को करना पड़ेगा। तो बर्डन इज ऑन यू, द पेयर ऑफ द चेक। फ्रेंड्स, ये था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मजा आया होगा, डर का कुछ भी नहीं रहा होगा इसके अंदर। क्लियर है एवरीबॉडी? दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। गुड बाय एवरीवन।